भाइयों बहनों, पड़ोसी देश एक घटना में सफल हुआ और हमारे 18 वीरों को बलि होना पड़ा। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के जवान 110 से भी ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। भाइयों बहनों, पूरे विश्व की मानव जात को, मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले। हिंदुस्तान जिंदाबाद। लकी डीजे। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? आओ और देखें पहले कौन जीतता है। पाकिस्तान के अवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो, आओ। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं। क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश का भविष्य शांति, एकता, सद्भावना से जुड़ा हुआ। भाइयों बहनों, मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी संयुक्त हिंदुस्तान की धरती को प्रणाम करते थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। लकी डीजे। 700 करोड़ देशवासियों को हमारी सेना पर नाज है। हमारी सेना पर हमें गर्व है। उनकी वीरता पे गर्व है, उनके पराक्रम पे गर्व है, उनके बलिदान की गाथाओं पर गर्व है। भाइयों बहनों, पड़ोस के देश के नेता, उनके हुक्मरान कहा करते थे 1000 साल लड़ेंगे, काल के भीतर कहां खो गए कहीं नजर नहीं आए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।
Lucky DJ। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, भारत के 125 करोड़ देशवासियों का ये मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। पड़ोस के देश के नेता, उनके हुक्मरान कहा करते थे 1000 साल लड़ेंगे, काल के भीतर कहां खो गए कहीं नजर नहीं आते। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है स्पेशल प्रोग्राम, बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज हम आ गए हैं, मेरे साथ 2 लोग, हम 3 लोग इकट्ठे हैं इस पूरे प्रोग्राम में, और जहां पे हम करने वाले हैं एक पार्टी। और पहले जो डीजे पार्टी का गाना हमने आपको सुनाया, उससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम करने वाले क्या हैं। वेलकम टू डीजे पार्टी या वेलकम टू पीएम बर्थडे पार्टी शो का नाम है, जिसमें मैं हूं आरजे नरेश और मेरे साथ हैं आरजे अंकित। और ख़ास बातचीत के लिए हमने स्पेशली आज दानिश को भी यहाँ पे इनवाइट किया है। दानिश हमारे साथ होंगे और वो बहुत सारी बातों के और सवालों के भी जवाब देंगे। हमने सोचा कि हम उनसे कुछ सवाल पूछें ताकि और क्लैरिटी हो। ख़ास तौर पे आज इंटरेस्टिंग बात ये है पूरे शो में कि जितनी भी हम बातें करेंगे और जितने भी हम गाने सुनवाएंगे वो सब पूरे हिंदुस्तान की जनता के हैं, हिंदुस्तान की पब्लिक के हैं, हिंदुस्तान के जो 130 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी, उनके बनाए हुए, उनके लिखे हुए। और कोशिश हम ये करेंगे कि जो आज फेसबुक पे, ट्विटर पे जो ट्रेंड हो रहा था और जो कुछ भी रहा और जो नाराज़गी रही लोगों की, सब कुछ सिर्फ रेडियो उड़ान की तरफ से हम उनको प्रेजेंट करेंगे। रेडियो उड़ान जो अपने लिसनर्स के, अपने फॉलोअर्स की जो बातें हैं उन तक, आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो अंकित, बहुत बहुत स्वागत है शो में। बिल्कुल, अभी अंकित की आवाज़ नहीं आ रही है। हमारे साथ दानिश भी हैं और शो में अभी से जुड़ गए हैं। दानिश, बहुत बहुत स्वागत है शो में। जी गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित एंड भाई बर्थडे है आज, मतलब बर्थडे है क्या, हो गया बर्थडे, और मैं अभी चेक कर रहा था। जी हेलो हेलो, आ रही है अंकित, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, बिल्कुल अंकित, आवाज़ हाँ आ जी। रही है? जी जी गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित एंड आज बर्थडे था पीएम जी का, था क्योंकि दिन निकल गया। डे होता बर्थडे, नाइट नहीं होती है, तो डे था वो बिल्कुल हो गया। बट क्या कुछ हुआ भी, मैं थोड़ी देर पहले खेल रहा था, उसने 24 आवर हवा धड़ा धड़ा धड़ मोदी 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 बोल रहा और कुछ नहीं कर रहा। वो किसी चाय, बिल्कुल अंकित के साथ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है आपको। जवाब जी नहीं दे रहा। बट एक दानिश, अगर आवाज़ आ रही है तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। जी थैंक यू नरेश, और बिल्कुल बहुत ही शुभ दिन है और हैप्पी बर्थडे। इंडिया में तो 24 घंटे तक रहता है, तो बिल्कुल, अभी मेरे 2 घंटे हिसाब से बाकी तो है। बर्थडे, बिल्कुल बर्थडे अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है। सो बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप सवाल पूछोगे पब्लिक को के लिए वो काम कर रहे, ओके, हैप्पी बर्थडे हमारी क्या पहुंचेगी। जी दानिश, तो आज काफी प्रोग्राम हुए, कई जगह पे पेड़ लगाए गए, 70 पेड़ लगाए किसी स्टेट में, कई जगह पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इक्विपमेंट बांटे गए। तो अलग अलग प्रोग्राम पूरे देश में हुए और तमाम लोगों ने शुभकामनाएं भी दी उनको। तो एक अच्छा हमारे लिए एक बढ़िया दिन है और सेलिब्रेट करना चाहिए। देश के पीएम है, सबके पीएम है, फॉरगेट अबाउट ही इज नरेंद्र मोदी, ही इज पीएम ऑफ द कंट्री एंड लोगों ने चुना है। तो दैट्स, और उनके इंडिविजुअल लाइफ में भी 70 के आंकड़े को टच करना, तो 7 डेकेड्स, तो 70 साल का एक्सपीरियंस,
तो मायने रखता है। और उम्मीद है कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक जो मेरे हिसाब से उनका जो कामकाज है वो बहुत अच्छा रहा है। तो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं रहता है कि मतलब एक ही तरह का बहुत बढ़िया हो या बहुत कम हो। तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं काम में जो भी करता है। तो मोरलेस जो जितने भी हमारे पीएम रहे हैं आज तक, तो जब भी कोई पीएम की चेयर पे आता है उनकी कोशिश यही रहती है कि देश को आगे लेके जाया जाए, कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। अगर उनकी अपनी पर्सनल एम्बिशंस भी हो पीएम बनने की, वो अलग चीज है, वो पीएम बनने तक रहती है। उसके पीएम बनने के बाद उनका यही काम रहता है कि हम कुछ ऐसा करके जाएं, इतिहास में हमारा नाम आए, अपने देश को आगे लेके जाएं। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा होगा जो इतनी बड़ी चेयर पे पहुंच के ये सोचे कि मैं गलत डिसीजन लूं देश के लिए। मैं कभी भी इस चीज को मानता नहीं हूँ। हाँ, उनकी वो अपने विवेक से सही लेते हैं, लेकिन कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन से वो डिसीजन सही नहीं होते, वो अलग बात है। तो यही 70 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम यही कामना करते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो देश के काम आए और देश ऊंचाइयों को छुए। जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इस देश की जो इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाना है, तो यही हम कामना करते हैं कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं, तो सबको पता है। तो हम यही चाहते हैं कि उनके राज में, उनके टेन्योर में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन हो जाए। तो बिल्कुल दानिश हमारे साथ हैं और बात अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, शो बिल्कुल हमने स्टार्ट कर दिया है। अंकित भी हमारे साथ हैं। आपके लिए भी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट मोबाइल कॉल या व्हाट्सअप कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और व्हाट्सअप के साथ साथ आप वॉइस नोट और टेक्स्ट मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। एक प्यारा सा गाना आपको मैं और सुना रहा हूँ। आज हम जो गाने लाए हैं बहुत स्पेशल गाने आपके लिए चूज़ कर करके, और हर फ्लेवर के, हर तरह के गाने आपको आज मिलने वाले हैं सुनने को। तो वो सुने और फिर कुछ जो इंटरेस्टिंग सी बातें हैं वो आपके साथ जरूर हम शेयर करेंगे यहाँ से। नमो नमो दामोदर मोदी गूंज रहा संसार है, सारी दुनिया जिसके पीछे चलने को तैयार है। नमो नमो दामोदर मोदी गूंज रहा संसार है, सारी दुनिया जिसके पीछे चलने को तैयार है। दुश्मन जिसके नाम से कांपे ऐसा पहरेदार है, भारत माँ का बेटा है वो सच्चा चौकीदार
वेलकम बैक इस प्यारे से गाने के बाद। बहुत इंटरेस्टिंग गाने हैं आज हमारे पास, और भी गाने मैं आपको सुनाऊंगा। और अंकित, तो फेसबुक और ट्विटर पे क्या ट्रेंड देखा? अगर कुछ समझ में आ रहा है, अच्छी सी बातें, तो कुछ शेयर करें हमारे साथ। अंकित का नेट बहुत दुखी कर रहा है। बिल्कुल, मैंने ट्रेंड को चेक किया। ट्रेंड मैंने जी हेलो आ रही है आवाज? हाँ, मेरा नेट इससे दुखी कर रहा है क्योंकि आवाज आ रही है। मेरा नेट दुखी कर जी, क्योंकि वो भी दुख रहा था, सो रहा था, बुला लिया। तो ट्रेंड चेक मैंने किया। जहाँ तक इंस्टाग्राम पे बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मीम्स बने, म्यूजिक पे बने, फोटोज पे बने, तो वो चीज़ें हैं। दानिश, ये जो एक जो और 70 साल जो बात ट्विटर की पर आपने, तो लोगों ने भड़ास निकाली। ट्रेंड एक चला, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट घोषित कर दिया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा नेट का इशू है। ये सारी चीजें आपको पता है। फेसबुक, और अगर आप दानिश, ये जो 70 साल का एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, अगर उसकी थोड़ी सी बात करें, अगर बताना चाहो आपकी, जो जहाँ से उन्होंने काम शुरू किया और काफ़ी मतलब एज में ही अपनी फैमिली को छोड़ना, और मतलब जो कहते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है शायद कभी कभी, वहाँ से लेके और आज यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सफर है इनका। घर छोड़ा इन्होंने। ये कभी भी शादी नहीं करना चाहते थे, तो घर वालों ने जबरदस्ती होती है, फिर he decided to not continue। तो पहले घर वालों को बोला था, लेकिन पेरेंट्स मानते नहीं है। उसके बाद इन्होंने स्टडी की, एमए की है इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में, और विवेकानंद जी के ये शिष्य थे, उनको बहुत मानते हैं ये। उसके बाद जो आरएसएस को इन्होंने ज्वाइन किया, और जब रथ यात्रा निकाली थी 90s में, तब ये उस यात्रा में शामिल हुए थे एज ए वर्कर। इन्होंने भी कभी जिंदगी में शायद सोचा नहीं होगा कि मैं एक दिन पीएम बनूंगा किसी इंडिया का। उसके बाद इनका सफर, इनकी मेहनत और जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल थी, वो शुरू से बहुत जबरदस्त थी, वो इम्पैक्टफुल थी। फिर गुजराती माइंड तो था ही जी। तो फिर बीजेपी के कई क्राइसिस हुए गुजरात में, तो उसकी वजह में इनका ही गॉट सो पॉपुलर वहाँ। लेकिन वहाँ पे भी कहा जाता है कि उस टाइम पे परवीन तगड़िया का नाम लिस्ट में पहले नंबर में था जी, सीएम बनने का। तो और परवीन तगड़िया वाज वेरी फेमस वन, बहुत फेमस थे उस टाइम पे। मोदी वाज नो फेमस, मोदी जी फेमस नहीं थे जी। तो पहले इनकी अच्छी बनती थी परवीन तगड़िया के साथ, क्योंकि हिंदूवादी दोनों की सोच थी। तो उसमें इन्होंने परवीन तोगड़िया को पिछाड़ दिया। उसमें इनको बेनिफिट ये मिला क्योंकि परवीन तोगड़िया उग्र हिंदूवाद की राजनीति करते थे जी। तो उसके बाद इनकी बनी नहीं, दोनों की, परवीन तोगड़िया और नरेंद्र मोदी की कभी जिंदगी में बनी नहीं उसके बाद। तो क्योंकि उनका सीएम से पता कट गया उनका। उसके बाद 2002 गोधरा वाला इंसिडेंट हुआ। अब अगर कोर्ट के हिसाब से हम जाएं तो कोर्ट के हिसाब से तो उनको क्लीन चिट मिली है। आज जो लोग दुहाई देते हैं कि मीडिया ट्रायल होता है जी। नरेंद्र मोदी जी का मीडिया ट्रायल 2002 से 2014 तक कंटिन्यू चला। कंटिन्यू तक मीडिया ट्रायल चला, हर जगह उनको सेम वही सवाल। क्योंकि
उस मोदी जी ने उनके एक्सपीरियंस की अगर बात करें, 4-5 चीजें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ही बिकेम द फर्स्ट लीडर जब राइट्स के बाद इन्होंने बोला कि मैं 5.25 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करूंगा। ठीक है। तो वहां से माइनॉरिटीज में भी ये फीलिंग है, ये पहले उसके बाद से ये चलन शुरू हुआ है कि ये महाराष्ट्र के 10 करोड़ लोगों के लिए, जम्मू के इतने लोगों के लिए, ये मोदी साहब ने ट्रेंड शुरू किया कि हर 5.25 गुजरातियों के लिए काम करूंगा। तो माइनॉरिटीज को भी ये फीलिंग आई कि अपना ये हमारे भी सीएम है। उसके बाद इन्होंने गुजरात मॉडल दिया, वो पता नहीं कैसा था, लेकिन ही प्रोजेक्टेड सो वेल। ओके। उस टाइम पे लोग ज्यादातर क्या होता है, लोग सिटीज वगैरह में जाते हैं, ठीक है ना, घूमने फिरने के लिए। अब हमारे यहाँ आ जाते थे तो लाइट ही नहीं आती थी। तो अहमदाबाद वगैरह में जाते थे तो लाइट्स 24/7 थी। और कंपैरेटिवली वो वहाँ का माहौल ठीक था, तो ही डिड सम अपना ओवरकम किया इन्होंने उस चीज को। फिर सबसे बड़ा ये हीरो ये बने जब वहां पे भूकंप आया 2002 खास तौर पे भुज वाला। हाँ जी। वो क्या वो कच्छ में इनके वहां पे जो आया जी। उस टाइम पे पंडितों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि अब ये 10-15 साल उठेगा नहीं गुजरात। ओके। इतना भयंकर वहां इकोनॉमी को झटका लगा था, इतनी तबाही मची थी वहां पे। कच्छ था रन, जो कच्छ था एरिया था रन और कच्छ का, वो तो ऑलमोस्ट डेमोलिश्ड हो गया था। तो उसको इन्होंने बहुत जल्दी एस्टेब्लिश किया। तो वहां से इनकी इमेज डेवलपमेंट वाली बड़ी जबरदस्त वाली बनी। और जो इनका मीडिया ट्रायल हुआ 12 साल, वो इनडायरेक्टली इनकी स्ट्रेंथ बन गया, क्योंकि विक्टिम को हमेशा इंडिया में सिंपैथी मिलती है। ठीक है। और लोगों ने कहा यार इसको तो इतना ट्रायल कर रहे हैं, इतना सबको एक मौका देते हैं, तो इनको क्यों ना दिया जाए, मौका दिया जाए। हाँ, तो वो जितना इनको सताया गया ना, जितनी इंटरव्यूज में, और इन्होंने अपना टेम्पर लूज नहीं किया, सबको इंटरव्यू दी। आप देखिए, आपको पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीवी पे आना है, अपनी रैलीज करनी है। राहुल गांधी की प्रॉब्लम यही है कि वो इंटरव्यू नहीं देते। ओके। वो डरते हैं सवालों से, मेरे को ऐसा लगता है। वो मोदी साहब की कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त थी, तो इन्होंने हाँ अभी भी है। फिर उसके बाद 2002 वाले इंसिडेंट से भी इनको बहुत फायदा हुआ। एक तो हिंदूवादी की वो बन गई, छवि बन गई। अब अच्छा, यहाँ आज से पहले लोगों ने अच्छा तुष्टीकरण किया माइनॉरिटी के नाम पे। ओके। तो मोदी साहब ने इस चीज को समझा कि भाई इस देश में ज्यादातर पॉपुलेशन तो हिंदूज की है, ठीक है, तो बाकी लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं अपना माइनॉरिटीज का, तो मैं मेजोरिटी की ओर चलता हूँ। और छवि उनकी वैसे भी बन गई थी एक पावरफुल हिंदूवादी लीडर की, ठीक है। और उसका रिजल्ट हमने देखा। और फिर जब इनका टेन्योर चल रहा है अभी, अब बाकी बातें हम बाद में भी करेंगे क्योंकि आप पूछते रहोगे, एक लास्ट करता हूँ। बाकी ये है कि इन्होंने अपनी परसेप्शन ऐसे भी बनाई है कि भैया जो मैं कहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ, लाइक 370। ठीक है। किसी ने सोचा था, हुआ। राम मंदिर, वो कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो इनका स्टैंड एट द एंड ऑफ द डे हुआ तो इनके राज में ही है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ये भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि थोड़ी बहुत ही बातचीत हो सकती है, हमें नहीं पता अंदर खाते में, है ना। तो हुआ तो इनके माना तो यही जाएगा कि भैया इस साल में वर्डिक्ट आया था, इस साल में। अच्छा, जैसे ही वर्डिक्ट आया उसके बाद फटाफट ट्रस्ट इन्होंने बना दिया और काम भी शुरू कर दिया। बिल्कुल, है ना, उद्घाटन भी हो गया, वहां भी गए ये। तो एक ऐसे लीडर आपको मिले हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फ्लिप दूसरी साइड पे भी जो अंकित कह रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट का आज ट्रेंड चल रहा है कि बेरोजगारी दिवस घोषित कर देना चाहिए। मुझे लगता है ये बचकानी हरकतें हैं। आप करो, मैं ये नहीं कहता, आप यू हैव एवरी राइट टू डू दैट, बट भाई कम से कम कोई ओकेजन तो देख लो ना भाई, वो बर्थडे है उनका, आप आगे पीछे करो, जो मर्जी करो। अगर आपके पापा का जन्मदिन हो
तो आप भी यही चाहते हैं ना कि कम से कम एक दिन तो आप उनको खुश रखें, आप उनको गिफ्ट दें या उनके लिए कुछ अच्छा बनाए, या अगर आपके पापा का आपकी लड़ाई भी है तब भी आप जाके विश करते हो कि यार आज के दिन नहीं करना, कल दोबारा कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये इंडिया में राजनीति का स्तर हर पार्टी की ओर से बहुत निम्न स्तर पे चला गया है। मुझे लगता है कि ये बेवकूफाना बचकानिया हरकतें हैं। कुछ गलत काम भी जो हुए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, आप गाना सुनवा लीजिए और कुछ वो भी होंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि कम से कम जो बाद में चेयर पे है वो कोई भी हो, अपने विवेक से तो वो कम से कम अच्छा करने की सोचता ही है। बिल्कुल, इस बात से तो सहमति है कि अगर आप विरोध करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उसके लिए और भी टाइम है, पूरा साल, फिर आज ही क्यों। और जो बात शुरू हुई है थोड़ी सी बेरोज़गारी पे, उस पर एक बहुत बढ़िया सा गाना जो हमारे पास है वो आपको सुनवा देते हैं। ये गाना, उस पर बात थोड़ी सी बात आज बेरोज़गारी पे भी करें, क्योंकि बड़ी चर्चा है इसकी, लंबी बात हो रही है इस पर, तो उस पर भी करेंगे। तो चलिए एक प्यारा सा गाना हमारी तरफ से, वापस आएंगे। आप भी कुछ शेयर करना चाहें तो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट मैसेज भी हमें कर सकते हैं। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों हम युवाओं का सम्मान नहीं। है युवा मांगे रोजगार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार। कब तक पढ़ाओगे 3 दूनी 4, देश में गरीबी से है बुरा हाल। तारीख पर तारीख, अच्छे दिन कब दिखाओगे। युवा को मोदी जी दे दो रोजगार, नहीं तो हिल जाएगी आपकी सरकार। युवा को मोदी जी दे दो रोजगार, नहीं तो हिल जाएगी आपकी सरकार। जब आपने कहा हमने थाली भी बजाया था, और हर मोदी घर घर मोदी का नारा खूब लगाया था। जयराम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब आपने कहा हमने थाली भी बजाया था, और हर मोदी घर घर मोदी का नारा खूब लगाया था, नारा खूब लगाया था। जुमला ले लो जुमला ही खाली बेचोगे क्या। युवा को मोदी जी दे दो रोजगार, नहीं तो हिल जाएगी आपकी सरकार। युवा को मोदी जी दे दो रोजगार, नहीं तो हिल जाएगी आपकी सरकार। BNTPC का फार्म भरे थे 19 में, साल भर बाद पेपर जब होगा तो ज्वाइनिंग क्या होगा 30 में। जयराम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। SSC MTS GD का पेपर दिए थे 18 में, अभी तक कुछ भी न हुआ। क्लियर करोगे 24 में, क्लियर करोगे 30 में। जॉनसन शर्मा जयराम सिंह जी, युवा एकता जिंदाबाद। युवा को मोदी जी दे दो रोजगार, नहीं तो हिल जाएगी आपकी सरकार। युवा को मोदी जी दे दो रोजगार, नहीं तो हिल जाएगी आपकी सरकार।
जागा है युवा मांगे रोजगार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार। कब तक पढ़ाओगे 3 दूनी 4, देश में गरीबी से है बुरा हाल। तारीख पर तारीख, अच्छे दिन कब दिखाओगे? युवा को मोदी जी दे दो रोजगार, नहीं तो हिल जाएगी आपकी सरकार। युवा को मोदी जी दे दो रोजगार, नहीं तो हिल जाएगी आपकी सरकार। बस करो मजाक अब समझे, युवा मांगे हिसाब अब। बात करो संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब अब। यह था एक गाना जिस पे हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं और दानिश ने थोड़ी सी बात शुरू की थी जो अंकित ने शुरुआत की थी। और दानिश ये बात तो ठीक है कि ओकेजन भले ठीक ना हो, लेकिन जो बात रखी गई है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई सच्चाई ना हो या कोई बात ना हो, बात में दम तो है। बात में बिल्कुल दम है। अब आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी एम्प्लॉयमेंट के जो हाल हैं वो बहुत बुरे हैं। और अभी अगर आज की बात करें तो वो तो हर कंट्री में है। कोरोना के चक्कर में अमेरिका जैसी कंट्री में करोड़ों नौकरियां गई हैं और हमारे देश में भी गई हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा झटका लगा था जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वहां पे अब वो है। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सिचुएशन सारी आप ये देखो, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जॉब्स दो, ठीक है। दूसरी तरफ लोग विरोध करते हैं कि जी-मेन का पेपर मत करवाओ, ठीक है। अगर एग्जाम नहीं होगा तो फिर जॉब कैसे मिलेगी? पहले तो आप डिसाइड कीजिए व्हाट डू यू वांट। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बाहर इतना खतरा है, हम बाहर निकलेंगे नहीं, तो ऐसा तो नहीं है आपको सारी जॉब्स घर बैठे ही मिलेंगी, आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल निकलना पड़ेगा। तो पहले तो मेरे को लगता है लोग ही बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मोदी साहब का चक्कर, जो मूल मुद्दे पे आते हैं, जो मेरी सेंस है, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि मोदी जी जो गवर्नमेंट सेक्टर के फेवर में है नहीं ज्यादा, शुरू से ही, जब से इनका टाइम था सीएम से ही, तो ये ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स को फेवर नहीं करते हैं। आप देखिए गुजरात में मेरे को पता चला कि लोग वहाँ जॉब करना पसंद ही नहीं करते। वहाँ 5 साल का शायद प्रोबेशन है, ओके, तो 8-9 हज़ार रुपये मिलता था वहाँ पे लोगों को। और सेंटर में भी जब से आए हैं तब से एम्प्लॉयज के लिए तो कोई ना कोई खबर ऐसी वैसी आती रहती है। जैसे अभी 7th पे कमीशन में अभी ये 3 DA इन्होंने कैंसिल कर दिए कोरोना के चक्कर में। फिर आपका ये सुनने में आ रहा है कि पे कमीशन को भी खत्म करना चाहते हैं, उसकी जगह एनुअल करना चाहते हैं, 10 सालों वाला खत्म करके। ओके, ठीक है। फिर सुनने में ये आ रहा है कि फिर आप जो सुस्त एम्प्लॉयज हैं, वो पता नहीं कौन से होते हैं, उनको जबरन BRS दी जा रही है। BRS दिया जा रहा है जी, बिल्कुल। अगर आप 35 BSNL में तो मैंने सुना 80,000 लोगों को दी है। और आए दिन हम सुनते ही रहते हैं, पुलिस में इतने लोगों को दे दी, इस डिपार्टमेंट में इसने इतने दे दी, SBI में इतने दे दी। फिर आपका आ जाओ ये फिर अभी वो पॉलिसी भी ला रहे हैं, ये 33 या 57 ईयर की वाली जो पहले हुआ उसको रिटायर कर दो। हाँ बिल्कुल, ये कि आप अगर आप 30 साल जॉब पूरी कर लें, आप 50 के पहले हो जाए, ऐसा कुछ 33 या 57 33 57 33 ईयर की सर्विस हो जाए या फिर आपकी एज 57 हो जाए, दोनों में से जो भी अर्ली रिटायर कर दिया जाएगा। तो अभी ये जो सारी बातें आ रही हैं, इनसे कहीं ना कहीं यही लगता है कि गवर्नमेंट की ओर तो इनका ज्यादा रुझान है नहीं। फिर ट्रेनें भी प्राइवेट आ रही हैं, ठीक है, एयर इंडिया को भी बेचा जा रहा है, LIC वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट उसको FDI लाए हैं। बिल्कुल। तो एम्प्लॉयमेंट में इनका जो गुजराती माइंड है, गुजरात में तो ही का प्रेफर करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक
इशू है वो हम डिनाई नहीं कर सकते, और वो शायद वही एक वीक पार्ट रहा है इनके 6 सालों का। लेकिन उसमें दानिश बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि जो पॉलिसी आप बता रहे हैं, अगर वो पॉलिसी भी अगर ठीक है कि आप सुस्त एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं और जितनों को आप वीआरएस दिलवा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि उनके बदले जितनी जॉब सीट्स खाली हो रही हैं वही आप युवाओं को दे दें? नहीं, वो तो चल ही रहा है ना, वो तो चल रहा है ना। लेकिन उसमें भी तो आप सीटें कम कर रहे हैं ना, सीट जैसे कम हो रही है, जैसे कॉमन टेस्ट आ रहा है तो उसमें भी कि अगर आपने कॉमन टेस्ट अप्लाई किया और आप पास हो गए तो उसमें भी आप 3 में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें देखो वो तो जो एनआरआर है वो एक अच्छी चीज है, लेकिन वो अभी विषय चर्चा का विषय इसलिए नहीं है कि अभी उसकी पूरी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो तब हम वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिस्कस अबाउट दैट। तो उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं, जैसे एनआरए ये लाए हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की आप बात कर रहे हो, राइट? तो जिसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अच्छी चीज ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा, तो आपको पहले जो दूर दूर जाना पड़ता था रेलवे के कई भाई भरने, रेलवे का जहाँ तो फिरोजपुरी देना पड़ेगा, जलंधर ही देना दूर दूर, तो वो लोगों का टाइम बचेगा, वहाँ होटल के पैसे बचेंगे, ट्रैवल के पैसे बचेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज, ये एक तरह का प्रीलिम्स एग्जाम है। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको सिर्फ मेन में बैठना है। 3 साल के लिए आप मेन देने के लिए एलिजिबल, आपको प्री नहीं देना पड़ेगा। तो छांटी हो जाएगी, सिर्फ वही लोग फिट करेंगे जो कॉमन को करेंगे। तो उसमें खैर बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन वो फिर वही बात है कि जो विषय है वो बाद में। अब इकोनॉमी एक इस मोदी सरकार का, या इनके जो शासनकाल में, वो एक कमजोर कड़ी रही है। अगर विदेश में आप देखें तो चाइना, इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखा था कि हम चाइना को लेके इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता था। डोकलाम में उनको वापस जाना पड़ा। बिल्कुल। और अभी भी अमेरिका की रिपोर्ट आई है कि उनके 60 बंदे मरे। खैर वो मेरा दिमाग उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारे 20 मरे, उनके 60 मरे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारे 20 मरे, मुझे उससे लेना देना है, मेरा राइट। तो ये कोई नंबर गेम नहीं है कि मैं अपने 1 लाख मरवा दूं, उनके 5 लाख मारूं, तो 1 लाख पर बार हमारा भी नुकसान होता है। तो हमारे भी 20 फैमिलीज बिल्कुल। तो लेकिन हम मजबूती से खड़े हैं। 3 जगह से इस समय हमारे पर प्रहार हो रहा है, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना। लेकिन बावजूद इतना प्रेशर माउंट होने के बावजूद इस गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, हमें मानना पड़ेगा कि फिर भी हम पूरे स्ट्रॉन्ग हैं। अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भैया फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है, इसीलिए तो 3 देश हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो अब उसमें ये है, पहली बात तो आप चाइना के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपकी इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन, अगलों की है 14 ट्रिलियन। तो आजकल ये सारा पैसे का खेल है। तो आप किसी को पैसा चाहिए तो भैया तो वो तो ऑब्वियसली उसके पीछे ही जाएगा। वो तो हमारे दोस्तों में भी होता है, जिसके पास पैसा सब उसके पीछे भागते हैं। तो वो तो बाकी भी भागेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान हमारा शुरू से ही दुश्मन रहा है, ठीक है, तो वो स्वाभाविक है। अब चाइना के साथ ऐसा तो नहीं है दोस्ती के चक्कर में आप उनको जमीन दे जाओ। तो जी करने को ये भी कर सकते थे, ठीक है जी, आप घुस गए तो आप घुस गए, यहाँ पे लकीर मार देते हैं तो खत्म कर देते हैं काम, दोस्ती बहुत हो जाएगी। क्या आप इस कीमत पे दोस्ती चाहते हो, अपनी जमीन की कीमत पे? नहीं। तो उसके लिए फिर ये अग्रेशन दिखाना ही पड़ेगा। बाकी आप देखो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो थी सुषमा जी के राज में, इतनी इससे पहले कभी इतनी एक्टिव नहीं थी। अच्छा, डिफेंस में बहुत हमने तरक्की की है। डिफेंस को हमने पावरफुल किया, तभी हम आंखें दिखाने के काबिल है आज चाइना को। तो सिर्फ मुझे जो लगता है एक पार्ट वो बिल्कुल सिर्फ इकोनॉमी वाला लगता है कि इस इनके जो इकोनॉमी में इकोनॉमिक इनकी जो पॉलिसीज है मेरे को वो बहुत कमजोर लग रही है। क्योंकि अभी तो चलो कोरोना का बहाना दे सकते हैं, लेकिन कोरोना से पहले क्या था? तब भी 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, कोरोना से पहले भी।
बाकी जो और दूसरी बात, एक चीज और इम्पोर्टेंट बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो वहां भी आप देखेंगे तो ये जो गवर्नमेंट है वो ठीक रहा है, माहौल उतना नहीं बिगड़ा जितना पहले बिगड़ता था। दंगे होते थे, इक्का दुक्का हुए हैं अभी भी, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल्ड है। एक चीज मुझे बहुत दुख लगता है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर दानिश वो कहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान का देख रहे हैं या कुछ अलग अलग स्टेट? वैसे तो ये स्टेट सब्जेक्ट तो होता है, हम ज्यादा ला नहीं सकते, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य जैसे 370 हटाई तो उसके बाद जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था खून खराबा वो नहीं हुआ, राम मंदिर में जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ, तो उस हिसाब से पॉलिसीज ठीक लगती हैं। मुझे एक चीज का दुख लगता है कि इनकी छवि इतनी अच्छी बनी है, इतनी पावरफुल बनी है। जैसे इनका वो था कुलदीप सेंगर, रेपिस्ट एमएलए बीजेपी का, जहाँ फिर जैसे सुनीता लड़की थी अहमदाबाद में पुलिस जिसने वहाँ के एमएलए को, तो जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं तो वहां पर हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। और जो दागी है, रेपिस्ट है, उसको इमीडिएटली विदाउट मीडिया इंटरवेंशन या किसी के प्रेशर इमीडिएटली ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, बुक करना चाहिए। उनके साथ किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ एक दो बातें और है मेरे ख्याल से, इसके बाद हम आखिरी बार अपने शो में आपके साथ अपनी बातें शेयर करेंगे, और कुछ जो दो तीन जो बहुत इम्पॉर्टेंट सी बातें जो मुझे लगता है हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब पीएम की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब जगह, और उसमें हम आप इसे पार्टी कम एक चर्चा कह सकते हैं, डिस्कशन कह सकते हैं, हम अच्छी और दो बुरी तरह, यानी कि दोनों तरह की बातें, मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि हम वो वाली बातें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे आसपास आपको लोगों से सुनने को मिलती हैं। जब आप चाय की दुकान पे बैठ के बात करते हैं, आप अपने ऑफिसेज में होते हैं, या जब आप किसी मीटिंग्स में होते हैं, जब आप पार्टीज़ में होते हैं, या आप चौपाल में होते हैं, या आप बस स्टैंड या बस में या ट्रेन में, जहाँ पर भी आप होते हैं, अक्सर जो बातें सुनते हैं अच्छी बुरी, उन्हीं बातों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आपके लिए कुछ बातें करें, क्योंकि शायद हमारे पास रेडियो उड़ान अपनी तरफ से कोई ऐसी बात शेयर करना नहीं चाहता जो आपको लगे कि हम अपनी कोई सोच यहाँ से दे रहे हैं। ये सोच पूरे हिंदुस्तान की है, जो हम अच्छी और बुरी दोनों तरह की जो बातें कर रहे हैं वो हम सिर्फ कन्वे कर रहे हैं। रेडियो उड़ान एक माध्यम बन रहा है वो बातें आप तक पहुँचाने का। बहरहाल मैं आपको सुना रहा हूँ एक बहुत प्यारा सा गाना। ये बहुत क्रिएटिव चीज़ें हैं जो लोगों ने की हैं, उनको सुने। वापस आएंगे हम इस गाने के बाद, और आखिरी बार इस शो में आपके साथ होंगे, और थोड़ी सी बातें और आपके साथ। रुत बदली है जैसे रुख बदला हो, जैसे बढ़ती निराशा का कोहरा छटा हो, जैसे भारत की अब नई पहचान है, चारों दिशा होता नव निर्माण है। युवा में वायु सी रफ्तार है, कौशल उत्साह की भरमार है, स्किल इंडिया इसका विस्तार है, समृद्धि सबका अधिकार है, जन धन से जन जन तैयार है, मुद्रा से बढ़ता व्यापार है, अपनी पहचान है अपना आधार है, भ्रष्टाचार अब निराधार है, हिंद के शत्रु की अब हार है, हो रहा न्याय है, बढ़ रहा जोश है, हुनर अपार है, इंडिया का शेर अब कर दहार है, स्वाभिमान से हम चल जो पड़े हैं, हर बाधा छोटी और हौसले बड़े हैं, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब ना विकल्प है, जो था ती अब दिखता अल्प है, कल्प वृक्ष ये बढ़ रहा है, ऐसे सागर चांद को देख पड़े, जैसे दुनिया के नक्शे में उभर रहा है, बदलाव आंखों से जो दिखता है, जन जन का मनोबल बढ़ा है, स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है, रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है, गांव शहर सब जुड़ रहे हैं, जैसे एक साथ हो इच्छा शक्ति है, जी प्रबल है देश की रग में, जैसे नया बल है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है, नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है। कौन बोला मोदी फिर से नहीं आएगा? कौन बोला? अब
अपना मोदी आएगा। तू उठ जा अपने भ्रम से, तू मान ले इस बात को, झूठे नहीं सच्चे वादे के इस बात को ना मुकराएगा। आएगा अपना मोदी आएगा, अमित जैसा शाहलाला तुझे ना मिल पाएगा। हर कैंपेन संभाला महागठबंधन को हराएगा, जितना इसने किया है क्या उतना कोई कर पाएगा। ऐसा मेरा विश्वास ये करप्शन को मिटाएगा। काले तेरे पैसे अब कैसे तू छुपाएगा। अब सच्चाई से हम जिएंगे, अब खौफ नहीं है सरहद में, शौचालय है अब हर घर में, हम स्वच्छता अपनाएंगे। सब कुछ बदला अब जीने में, देख बदली सोच अब देश की। क्यों? क्योंकि अपना मोदी आएगा, ये बहुमत से ही आया था फिर बहुमत लेकर आएगा। अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा, ये बहुमत से ही आया था फिर बहुमत लेकर आएगा। अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा, ये बहुमत से ही आया था फिर बहुमत लेकर मोदी आएगा। किसी का हाथ नहीं था सर पर, या पर आया खुद की मेहनत से। ये चाहता बेचा करता कभी ना नेता, ये परिवार से है। फिर भी कुछ लोग सहमत नहीं है क्योंकि ये कामदार है। जरूरत यहाँ काम की और नियत की है। बात देश की, जवानों की, गरीबों की, गरीबी की, किसानों की, खुशहाली की, डिजिटल इंडिया बनाने की, देश को आगे ले जाने की। स्विच खाते की लालच नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने मोदी जैसा कोई हार्डिच नहीं है, हार्डिच नहीं है। ऑपोजिशन अब परेशानी में है। क्यों? क्योंकि अपना मोदी आएगा, ये बहुमत से ही आया था फिर बहुमत लेकर आएगा। अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा, ये 14 में भी आया था फिर 19 में भी आएगा। अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा, ये बहुमत से ही आया था फिर बहुमत लेकर आएगा। ये बहुमत से ही आया था फिर बहुमत लेकर आएगा। अपना मोदी आएगा, अपना मोदी आएगा, 19 में ये आएगा ना, आएगा ना। बिल्कुल, इस गाने के बाद जो बैक टू बैक हमने छोटे छोटे आपको 2 गाने सुनाए, उसके बाद हम आपके पास वापस हैं। आखिरी बार शो में शामिल हो रहे हैं और यहाँ से जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ कह रहा था कि हम शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करते हैं। और उस पर थोड़ी सी बात दानिश के साथ भी करेंगे कि दानिश, ये जो 5 ट्रिलियन की जो इकॉनमी बनाने की बात है, नाम बहुत बड़ा है, मतलब एक काम बहुत बड़ा है। और शायद बहुत से लोग शायद इस जाल में कह लें या इस नेम फेम में आ गए कि 5 ट्रिलियन की जो हमारी इकॉनमी होगी तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा। अब समस्या ये है कि इसके चक्कर में पूरा हिंदुस्तान जो है या हमारी पूरी इकॉनमी, हम बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो दूसरों को दे रहे हैं और अपने देश में हम सिर्फ एक मजदूर क्लास या ऐसा कुछ है कि जो एक लेबर क्लास है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है जब मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन भी है लेकिन सवाल भी है साथ में, दोनों बातें। नहीं, मैं इससे पूरी तरह एग्री नहीं करता हूँ। अगर हम बाहर से ला रहे हैं एफडीआई को, तो साथ के साथ हमने मेक इन इंडिया को भी चलाया है। अभी चाइना का जो बैन किया है, तो हम साथ के साथ ये भी कह रहे हैं लोगों को कि आप इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएं, खिलौना बिजनेस आप इंडिया में करें, जो चीजें आप इंडिया में कर सकते हो आप कीजिए। हम ये भी कह रहे हैं साथ में कि आप ये वाले टेलीफोन इंडस्ट्री के जो इक्विपमेंट आप अपने देश में बनाओ। तो वो इनिशिएटिव लोगों को लेना पड़ेगा, इंजीनियर्स को लेना पड़ेगा, जो हमारे बिजनेसमैन है उनको लेना पड़ेगा। तो ये दोनों तरफ है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि फंडामेंटल जो सिंपल सा रूल ये है, इकोनॉमी चलती है लोगों के खर्चे से। लोग कितना खर्च रहे हैं, फ्लो क्या है पैसे का, ये सिर्फ भरोसे का खेल है। जितना मार्केट में लोगों में खर्चा करेंगे उतनी आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन ये बहुत सिंपल सिद्धांत है इकोनॉमी का। आपकी इकोनॉमी उतनी फ्लोरिशिंग होगी जितना लोग खर्चेंगे। लोगों के खर्चे पे डिपेंड करता है ये कि आप, गवर्नमेंट का काम है लोगों के पास पैसा देना, ज्यादा से ज्यादा कमाए, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होगा उतना वो खर्चेंगे तो इकोनॉमी आपकी स्टेबल रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है। लेकिन कोरोना में एक तो लोगों की जॉब चली गई, तो दूसरा अभी पता ही नहीं है ये कितना लंबा चलेगा। तो अभी तो लोग बेसिक चीजें, और लोगों को ये भी डर है कि भैया थोड़ा बहुत पैसा बचा लो। जिनकी है नौकरी उनको भी ये लग रहा है पता नहीं कब हमारी भी चली जाए, तो बाद में दाल रोटी भी मिले या नहीं मिले। ठीक है। तो अभी तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, और जिनके पास है वो खर्चना नहीं चाहते।
तो अगर ये चीजें नहीं होगा तो वो इकोनॉमी चलेगी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो फंडामेंटल रूल है इकोनॉमी का। तो अभी गवर्नमेंट को ये चाहिए, किसी तरीका मनरेगा में वो दे रहे हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या उनको भी जो देते हैं रेगुलर उनको दें, ताकि उनके पास पैसा आए, वो पैसा खर्चे, मार्केट में लगाएं, तो इकोनॉमी चलती रहे। ये पैसा कट करना ये सबसे पुअर प्रिंसिपल माना जाता है। अगर पैसा ही नहीं होगा, खर्चेगा ही नहीं, तो कोई खरीदेगा ही नहीं, इकोनॉमी कैसे चलेगी? बिल्कुल। और दानिश, ये जो आजकल एक मुद्रा के नाम पे बड़ी नेम फेम चल रही है, लेकिन मुद्रा के नाम पे अगर आप लोगों को सिर्फ 10-10 हज़ार के लोन लेने पड़े, और बैंक जिस तरह से लोन देते हैं और लोग जिस तरह से लोन लेते हैं, दोनों की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है, और उसके हिसाब से फिर इस गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हमने 30,000 में अगर आपने पाँच लोगों को 10-10 हज़ार के लोन दे दिए, तो आप कहते हैं कि हमने 50,000 में 5 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दिया है। तो उसके हिसाब से भी देखिए तो 10,000 से कोई कितना बिजनेस ग्रो कर सकता है? ये तो अब राजनीति में है, कुछ चीजें तो करनी पड़ेंगी ना, तो ये तो चलता रहता है, वो तो पता ही है, और सबको देने वाले को भी पता है, लेने वाले को भी पता है, तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ठीक है, आज बर्थडे है तो यही हमारी कामना है कि जो इकोनॉमी फ्लरिश करे, कुछ अच्छी इस क्षेत्र में भी कुछ अच्छी चीजें हो। लेकिन हमें वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, और बहुत मेहनती है, सादा जीवन है, खाना पीना उनका और मेहनत है, और पूरा अपने आप को इस उम्र में भी फिट रखा है। इतना भाषण देना, आज इधर जाओ, कल इधर जाओ, परसों इधर जाओ, इतनी फाइल्स को देखना, इतने इश्यूज पे, तो इस उम्र में बहुत चैलेंजिंग होता है, तो कर रहे हैं वो, तो उस चीज को भी हमें सल्यूट करना चाहिए। चैलेंज भी पूरा किया है, साथ में पिछले 6 सालों में हिंदुस्तान की जो एक छवि है या इमेज है अराउंड द ग्लोब, वो एक बहुत इंक्रीज हुई है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पूरे वर्ल्ड में वो हर किसी को पता है, इतने उनके फॉलोअर्स हैं, और जिस हिसाब से उनको सऊदी अरब में भी उनका सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, यूएई ने उनको दिया, तो सबको लेके चले हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। ईरान में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं चीज़ें, वहाँ अफगानिस्तान में हमने उनका संसद भवन बनाया, नेपाल को भी हम मदद करते हैं। अब ठीक है, कई बार विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा है। हम यही कामना करते हैं कि उनकी सेहत तंदुरुस्त रहे और कंट्री को सर्व करे। ईमानदारी से आप बता दीजिए, कोई इंडिया में दूसरी ऑप्शन आज के टाइम पे क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जो शायद इस टाइम जो गवर्नमेंट हमारे पास है या जो प्राइम मिनिस्टर हमारे पास है, इससे बेटर ऑप्शन या इसके बराबर का या इससे थोड़ा कमतर भी शायद मुझे नहीं लगता। ये बिल्कुल हमारे पर्सनल ओपिनियन है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि शायद ये हम कह सकता हूँ मैं ईमानदारी से कि ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार उठा लो आप, कई अच्छे और बुरे डिसीजन होते हैं, तो लेकिन ओवरऑल जो मेन चीज होती है, क्या आपका देश सुरक्षित है? जी हाँ है। तो ये कुछ मोटी चीजें होती है, आपके देश के अंदर का क्या माहौल है, ये सारी चीजें आपको देखनी है कि ठीक चल रहा है, मुझे कोई ऐसा गड़बड़ नहीं लग रही। और उम्मीद करते हैं हम जो समस्याएं हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की या और जो चीज़ें हैं वो शायद धीरे धीरे सुधर जाएंगी। आज का डिस्कशन, आज का बर्थडे पार्टी इतना ही, और हम पूरी टीम की तरफ से, पूरे लिसनर्स की तरफ से राष्ट्र के प्रधानमंत्री को उनके बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और यूं ही वो शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, लगातार बने रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, देश के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत करते रहें। और दानिश, बहुत बहुत स्वागत इतनी ज़रूरी और मेरे ख्याल से अच्छी और जो ज़रूरी थी उसकी चर्चा के लिए। थैंक यू नरेश, और एक बार फिर से पीएम साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी टीम की ओर से, और स्वस्थ रहे, देश को ऐसे ही आगे लेके जाते रहें, और थैंक यू सो मच नरेश आपका।
तो बिल्कुल आज अंकित के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही नेटवर्क की, कोई बात नहीं है। अंकित ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय, इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट थर्सडे को ठीक 10 बजे आपके साथ फिर वापस मिलूंगा और छोड़ के जा रहा हूँ आपको 2 प्यारे प्यारे गानों के साथ। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस जलफरेब की आंधी में, जलफरेब की आंधी में मैं ये दीप नहीं बुझने दूंगा। जब तक मेरे सारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। मुझे